तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बजट कैसे पास किया जाता है। बेसिकली बजट को पास होने के लिए 6 स्टेप से गुजरना होता है। पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। उसके बाद बजट पर जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन के बाद बजट को डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज के पास भेजा जाता है फॉर स्क्रूटनी। ये स्टैंडिंग कमेटीज अपनी रिपोर्ट बनाती हैं और पार्लियामेंट को भेजती हैं। अब इन रिपोर्ट्स के साथ साथ बजट को वापस से लोकसभा के सामने रखा जाता है, जहां बजट पर डिस्कशन और डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर वोटिंग होती है। इसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनली फाइनेंस बिल पास होने के बाद ये कहा जा सकता है कि बजट पास हो गया है। तो चलिए इन सभी स्टेप्स को डिटेल में कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट से। बट प्रेजेंटेशन ऑफ बजट को समझने से पहले बजट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना अच्छा होगा। फरवरी 1860 में पहली बार जनरल बजट को प्रेजेंट किया गया था। इस बजट को उस समय एक फेमस इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था और ये वो समय था जब 1857 रिवोल्ट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी। ऐसे में इस बजट में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का प्रावधान किया। इसके बाद हर साल फरवरी में बजट लाए गए, बट इन बिटवीन 1921 में एक्वर्थ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि रेलवेज का बजट आम बजट से अलग पेश होना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये था कि आम बजट में रेलवेज की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 70% हो चुकी थी, या कहें कि उससे भी ज्यादा हो चुकी थी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि रेलवेज के लिए बजट को अलग रखना ही बेहतर होगा और इस रिकमेंडेशन को मानते हुए साल 1924 में रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया। यानी अब साल 1924 के बाद से दो बजट प्रेजेंट किए जाने लगे, जनरल बजट और रेलवे बजट, और ये ऐसे ही चलता रहा 2016 तक। बट 2017 में रेलवे बजट को वापस से जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया और कहा गया यूनियन बजट। तो 2016 तक ये दो बजट्स थे। इनमें रेल बजट जनरली रेलवे की फाइनेंशियल पोजीशंस, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को दर्शाता था और बाकी की सारी मिनिस्ट्रीज की फाइनेंशियल पोजीशन और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी मिलती थी जनरल बजट से। बट 2017 के बाद से एक ही बजट प्रेजेंट किया जाता है, जो है यूनियन बजट, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं और इसे प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित दिन पे लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। 2017 से बजट को प्रेजेंट करने के लिए जो डेट तय की गई है वो है 1 फरवरी। बट इससे पहले जनरल कन्वेंशन ये था कि बजट फरवरी के लास्ट डे में प्रेजेंट किया जाता था। तो अब 2017 के बाद से कन्वेंशन ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को लोकसभा में बजट स्पीच देते हैं, बजट प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद बजट की एक कॉपी राज्यसभा में भेजी जाती है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि बजट इनेक्टमेंट की पहली स्टेज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट ओवर हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेज है जनरल डिस्कशन ऑन बजट। इस स्टेज में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में डिस्कशन होता है और ये डिस्कशन चलता है अराउंड 3-4 दिन। डिस्कशन का स्कोप ऑलरेडी डिफाइंड है। बजट की स्कीम्स और स्ट्रक्चर पर डिस्कशन हो सकता है। जिन सेक्टर्स में सरकार एक्सपेंडिचर करने का प्लान कर रही है, उन एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना या घटाना हो, उस पर बहस हो सकती है। सरकार की पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट स्पीच में बताते हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है। यानी बजट पर एज अ होल भी चर्चा की जा सकती है। अदरवाइज बजट से रिलेटेड किसी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर भी बात की जा सकती है। बट इस स्टेज में किसी भी तरह का कोई भी मोशन मूव नहीं किया जा सकता और इस डिस्कशन के अंत में फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई करते हैं और इसी के साथ बजट इनेक्टमेंट की दूसरी स्टेज भी समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेज है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सरकार की सभी मिनिस्ट्रीज की डिमांड ऑफ ग्रांट्स शामिल होती हैं। तो इस स्टेज में इन डिमांड ऑफ ग्रांट्स को डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज को भेजा जाता है। बेसिकली हर एक मिनिस्ट्री की डिमांड ऑफ ग्रांट्स को कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है स्क्रूटनी के लिए। ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज इन मिनिस्ट्रीज की डिमांड को स्क्रूटनाइज करती हैं और अपने थोरो एग्जामिनेशन के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं। ये रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में भेजी जाती है और इसी के साथ ये स्टेज भी समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेज है डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। तो अभी तक हमने देखा कि बजट के अंदर जो गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए सिर्फ एक मिनिस्ट्री यानी M1 को कंसीडर कर रहे हैं। इन डिमांड्स को डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, जिसने इन मिनिस्ट्री की डिमांड्स को स्क्रूटनाइज किया और एक रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट भेजी जाती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में। तो रिपोर्ट के साथ साथ करस्पॉन्डिंग मिनिस्ट्री की जो डिमांड ऑफ ग्रांट है, उस पर एक डिटेल डिस्कशन लोकसभा में होता है और डिस्कशन हर एक मिनिस्ट्री की डिमांड ऑफ ग्रांट पर अलग अलग होता है। डिस्कशन के बाद
डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर लोकसभा में वोटिंग होती है और अगर वोटिंग में सिंपल मेजोरिटी से ग्रांट्स पास हो जाती हैं तो कहा जा सकता है कि लोकसभा ने मिनिस्ट्री की डिमांड ऑफ ग्रांट को मंजूर कर लिया है। और ये वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होगी। राज्यसभा में डिमांड ऑफ ग्रांट्स पर डिस्कशन तो होता है बट किसी भी तरह की कोई भी वोटिंग नहीं होती। और हाँ, नोट करने वाली बात ये भी है कि ये वोटिंग किसी भी तरह के चार्ज एक्सपेंडिचर पर नहीं होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर को सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है, उस पर वोटिंग नहीं होती। अब ये चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कट मोशंस की। तो जब डिमांड ऑफ ग्रांट पर लोकसभा में डिस्कशन हो रहा है तो ओपोजिशन के पास ये अधिकार है कि वो कट मोशन ला सकते हैं। कट मोशन का मतलब है कि कोई भी प्राइवेट मेंबर इस मोशन को मूव कर सकता है जो चाहता है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स को रिड्यूस किया जाना चाहिए। ये कट मोशन डिमांड ऑफ ग्रांट को एक स्पेसिफाइड अमाउंट से रिड्यूस करने के लिए हो सकता है या फिर इस कट मोशन के जरिए डिमांड ऑफ ग्रांट में जितनी अमाउंट एक्सपेक्ट की गई है उससे 100 रुपए कम देने की बात की जा सकती है। इसके अलावा कट मोशन के जरिए डिमांड ऑफ ग्रांट को घटाकर 1 रुपया करने के लिए कहा जा सकता है। अगर हम डिमांड ऑफ ग्रांट को एक स्पेसिफाइड अमाउंट से कम करने के लिए कह रहे हैं तो इसे इकोनॉमिक कट मोशन कहा जाएगा। यहाँ पर जिसने भी ये मोशन मूव किया है वो बता सकते हैं कि वो पूरी डिमांड से एक लमसम अमाउंट कम करना चाहते हैं या फिर डिमांड के किसी आइटम को कम करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर डिमांड ऑफ ग्रांट से 100 रुपए कम करना चाहते हैं तो इसे टोकन कट मोशन कहा जाएगा, क्योंकि 100 रुपए कम करना मतलब एक टोकन ही है। जहां पर पॉलिसीज में हजारों करोड़ों की बात हो रही है वहां पर 100 रुपए कम करने से क्या होगा। अपोजिशन इस टोकन मोशन के जरिए उस पॉलिसी के अगेंस्ट अपनी ग्रीवियंस को दर्शाती है। और जब हम कट मोशन लाते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट को रिड्यूस करके सिर्फ 1 रुपया कर देने के लिए तो उसे कहा जाता है पॉलिसी कट मोशन, क्योंकि 1 रुपए में तो कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो नहीं सकती। इसका मतलब यही हुआ कि ऑपोजिशन चाहता है कि पॉलिसी को डिसअप्रूव कर दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में जिसने भी ये पॉलिसी कट मोशन मूव किया है वो चाहे तो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी सजेस्ट कर सकता है। बट एक बात सोच के देखिए, इन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स को लेकर कौन आया है? गवर्नमेंट, राइट। और लोकसभा में गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी सपोर्ट होता है और जब अपोजिशन का कोई भी मेंबर लोकसभा में कट मोशन लाता है तो उस पर डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है। तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वो कट मोशन पास हो जाए, क्योंकि मेजोरिटी सपोर्ट तो गवर्नमेंट के पास है। कट मोशन कैसे पास हो सकता है? तो क्वेश्चन ये है कि फिर कट मोशन का सिग्निफिकेंस क्या होगा। देखो, ये तो ऑलमोस्ट तय ही है कि कट मोशन पास नहीं होगा, बट कट मोशन के जरिए अपोजिशन के पास ये मौका होता है कि वो डिस्कशन के दौरान वो अपने ग्रीवियंसेस को दर्ज कराए, सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे। तो ये तो बात हो गई डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की। और यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन और वोटिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज एलोकेट किए जाते हैं। इन जनरल ऐसा होता ही है कि कुछ मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स और ग्रांट्स पर डिस्कशन हो ही नहीं पाता और लास्ट डे पर उन पर बिना डिस्कशन के ही वोटिंग करवा दी जाती है, यानी रिमेनिंग मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स और ग्रांट्स का ग्लोटीन क्लोजर करवा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है एप्रोप्रिएशन बिल की। तो अभी तक हमने देखा कि बजट के अंदर जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हैं उन पर लोकसभा में वोटिंग हुई और अगर वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो गई है तो कहा जाएगा कि डिमांड्स ऑफ ग्रांट लोकसभा से मंजूर हो गई है। इसके अलावा बजट में कुछ कंपोनेंट्स चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं जिन पर वोटिंग नहीं होती है। अब इस चार्ज एक्सपेंडिचर और अप्रूव डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114 क्लॉज 3 में मेंशन्ड है कि अगर पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ करना है तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल को पार्लियामेंट में पास कराना होगा। तो इसी पर्पस के लिए सरकार अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस करती है। बट गौर करने वाली बात यह है कि इस बिल में जो अमाउंट मेंशन्ड है या तो वो चार्ज एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है या फिर अप्रूव डिमांड ऑफ ग्रांट से, तो इस पर लोकसभा के मेंबर्स अमेंडमेंट मूव नहीं कर सकते। और एक बार ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर हिज एक्सेंट और उनका एक्सेंट मिलने के बाद ये बिल एप्रोप्रिएशन लॉ बन जाता है। तो अभी तक हमने बजट इनेक्टमेंट के ऑलमोस्ट सभी स्टेजेस को कवर कर लिया है। अब लास्ट स्टेज है फाइनेंस बिल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि बजट के अंदर कई सारे टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस भी होते हैं जो कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी को दर्शाते हैं। तो इन प्रोविजंस को लागू करने के लिए एक बिल चाहिए होगा और क्योंकि ये टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस आर्टिकल 110 के 7 प्रोविजंस में से एक है, इसीलिए इस बिल को मनी बिल कहा जा सकता है। यानी बजट में जो फाइनेंस बिल है वो एक मनी बिल होता है और जब इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसमें अमेंडमेंट्स भी अलाउड होते हैं।
पार्लियामेंट से पास होने के बाद इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और उनका एक्सेंट मिलने के बाद ये बिल लॉ बन जाता है। बजट इनेक्टमेंट प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।